क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर रावण और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर, लंकापति दशानन रावण या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, शक्तिमान और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्तिमान वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है, तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। तो शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार
मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो रावण अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक था और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। पर अगर उस टाइम पर वहां पर शक्तिमान होता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते थे। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। और शक्तिमान एक मानव ही है जिसने कुंडलिनी योगा के थ्रू अपनी शक्तियां हासिल की हैं। रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर पावरफुल और मैजिकल वेपन्स हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर शक्तिमान पर उनका कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लो कि शक्तिमान पर इनका असर होता है और रावण ब्रह्मास्त्र के द्वारा शक्तिमान की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर रावण कहीं से किलविश को ढूंढ कर या उसके साथ टीम अप करके पाप मणि ले आए, वो अलग बात है। पर दूसरी तरफ रावण भी ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है, जिससे वो भी नहीं मर सकता। और फाइनल बैटल की तरह शक्तिमान के खिलाफ भी फाइट में वो अपने हजारों सिरों को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। अगर विभीषण फिर से अच्छाई का साथ देने के लिए शक्तिमान के पास जाकर उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे, वो अलग बात है। पर शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान रावण को मारने की बजाय उसे हराने और उसे समझाने की कोशिश करेगा। रावण के पास बहुत सारी मैजिकल और सुपर पावरफुल मायावी शक्तियां हैं, पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और क्योंकि युद्ध के दौरान श्री राम के तीर भी रावण तक पहुंच जाते थे, जो एटलीस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करते होंगे, इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रावण के पास सुपर स्पीड या रिफ्लेक्सेस नहीं है, जो कि शक्तिमान के लिए इस फाइट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। रावण और शक्तिमान दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर पावर्स के मामले में रावण शक्तिमान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के लिए भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा था, ताकि वो रावण को मार सके। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रावण इस फाइट में शक्तिमान के खिलाफ जीत सकता है, क्योंकि शक्तिमान के पास 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है। शक्तिमान इमॉर्टल है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, पर साथ ही क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए वो ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से एक्चुअली रावण को मार सकता है। इन दी एंड हो सकता है ये फाइट कई हजार सालों या इटर्निटी के लिए चलती रहे, पर इन दी एंड इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। तो बात करते हैं कैंग वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइम ट्रैवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रिचर्ड्स टाइटल, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है और वहां का एक फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहां पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहां पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं, क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और
डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30 सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14 सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी बल्कि काफी पुरानी थी। इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था। जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40 सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है। जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टेक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग, और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और कैंग की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे ही कैंग मरने वाला होगा कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है, और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग द कॉन्करर एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है जो कि रियलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो अपने टाइम के पूरे प्लेनेट, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है। और इन सब चीजों के लिए कैंग के पास उसकी मेन वेपन है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक और वेपन। और दूसरी तरफ शक्तिमान के पास सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन तक को सर्वाइव कर सकता है। इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। शक्तिमान का 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है और वो उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट और यूज कर सकता है, जिसमें वाटर भी है। पर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आयरन मैन की तरह कैंग का भी सूट वाटरप्रूफ होगा, इसलिए कैंग को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। कैंग अपने दूसरे वेरिएंट्स की पूरी आर्मी को बुलाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर सकता है, पर इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है, और अगर समहाउ कैंग अपनी पावर्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी तक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर देंगे। हाँ, अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके किलविश से पाप मणि ले आए वो अलग बात है। इसके अलावा कैंग के पास उसका फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स तो हैं, पर फिर भी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो शक्तिमान के एक सिंगल पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है जो कि उसके लिए इस फाइट में एक प्लस फैक्टर होगा, क्योंकि शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस है और डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल भी कर सकता है। इसलिए बहुत ही जल्द वो समझ जाएगा कि कैंग टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, और जैसे ही कैंग टाइम ट्रैवल का बटन दबाने वाला होगा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसे रोक कर उसे हरा देगा, और कैंग को मारेगा नहीं क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं। अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके शक्तिमान को पैदा होते ही मार दे वो अलग बात है, पर ऐसा करने पर कैंग और शक्तिमान की कभी फाइट ही नहीं होगी क्योंकि ना ही वो कभी बड़ा होगा, ना ही उसे उसकी पावर्स मिलेंगी और ना ही वो कैंग से मिलेगा, इसलिए फाइट कभी होगी नहीं। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता तो कैंग ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।